हेलो स्टूडेंट्स, हाय दिस इज प्रियंका। तो आज हम लोग सॉलिड स्टेट्स पढ़ने वाले एनसीईआरटी से, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम बहुत पास है तो इससे सबसे बेस्ट होगा कि पहले एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रिवाइज कर ले। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो, सॉलिड स्टेट स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगी कि किसी भी मैटर को अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में क्लासीफाई करते हो तो बेसिक क्लासिफिकेशन 3 तरह से होती है। एक तो सॉलिड, दूसरी लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर में हम सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, है ना। और गैसेस आपने क्लास 11 में पढ़ रखी है। तो सॉलिड की जो प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले सॉलिड्स की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? सॉलिड्स आर रिजिड, है ना। सॉलिड की बेसिक प्रॉपर्टी होती है रिजिडिटी। ठीक है, और लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टी क्या होती है? लिक्विड एंड गैसेस आर हैविंग फ्लूइडिटी। ठीक है, तो लिक्विड एंड गैस की क्या होती है? फ्लूइडिटी, है ना। तो ये जो दो प्रॉपर्टी यहाँ पे है, रिजिडिटी और फ्लूइडिटी, ये दो इस तरह की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है दो फैक्टर पे। एक हो गई, यहाँ पे देख लो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और दूसरी हो गई बाइंडिंग फोर्सेस ऑपरेटिंग बिटवीन देम। ये जो दो प्रॉपर्टी आप लोग देख रहे हैं, ये डिपेंड करती है कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसी है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मतलब वहां पे एटम्स है या मॉलिक्यूल्स से बनी हुई है या आयंस है। ठीक है, तो आप किसे कंसीडर कर रहे हो? तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ये हो गई। दूसरी हो गई बाइंडिंग फोर्सेस। तो बाइंडिंग फोर्सेस कितनी स्ट्रांग है या वीक है? अगर बाइंडिंग फोर्सेस बहुत वीक है तो मतलब रिजिडिटी होगा, वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा वो मैटर। अगर बाइंडिंग फोर्स बहुत वीक है तो मतलब क्या होगा? वहां पे फ्लूइडिटी होगा, है ना। वो मैटर या तो लिक्विड या तो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा वीक होगा तो गैसियस फॉर्म में, थोड़ा वीक होगा तो लिक्विड फॉर्म में, है ना। तो इस तरह से ये डिपेंड करती है ये दो प्रॉपर्टीज, ये जो है नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और बाइंडिंग फोर्सेस बिटवीन देम। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज ये है कि अलग अलग सॉलिड्स की अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती है। बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के सॉलिड्स अवेलेबल है। ठीक है, तो जैसे जैसे स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। डिफरेंट स्ट्रक्चर हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज, राइट। अलग स्ट्रक्चर्स की प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है ना। मान लो कोई क्रिस्टलीन सॉलिड है, कोई अमोर्फस सॉलिड है, सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। अगर हमें पता चल जाए कि ऐसे स्ट्रक्चर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है ना, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती है, तो अगर हम कोरिलेशन फाइंड कर पाए कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, तो हम कोई भी नया मटेरियल बना सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पर देख लो, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर हो गया, है ना। मैग्नेटिक मटेरियल, बहुत सारे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स बना सकते पैकेजिंग के लिए। पहले नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आ रहे थे, एनवायरनमेंट को बहुत उससे, ठीक है, डिग्रेडेशन हो जा रहा था एनवायरनमेंट में बहुत, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स को यूज करना बंद करके बायोडिग्रेडेबल यूज करें। जैसे एग्जांपल देती पीएचबी भी, ठीक है, ये एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है ना, ताकि इन्वायरमेंट को हार्म ना हो। दूसरी चीज है बायो कंप्लायंट सॉलिड फॉर सर्जिकल इम्प्लांट। आजकल सर्जरी जो हो रही है तो आर्टिफिशियल इम्प्लांट जो करते हैं, तो उसके लिए भी वैसे मटेरियल भी हम डेवलप कर सकते हैं। ऑलरेडी यूज हो रही है, एक है जिसे कहते हैं पीएमएमए, है ना। तो ये सब हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं। तो ये हमें कैसे डेवलप कैसे कर पाए? क्यों? जब हमें पता चला कि स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी की कोरिलेशन कैसी है, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर से हम ये प्रॉपर्टीज वाले मटेरियल बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गई, तो लिक्विड्स और गैसेस को फ्लूइड क्यों बोलते हैं? वाई लिक्विड एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स? बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू फ्लो। वो फ्लो कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है उसके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, तो वो आराम से फ्लो कर सकते हैं, है ना। तो फ्लूइडिटी क्यों है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर सकते हैं। दूसरी तरफ सॉलिड की क्या है? फिक्स पोजीशन होती है, वो अपने ही पोजीशन पे बस ऑसिलेट कर रहे होते हैं, अपनी ही पोजीशन से बस टू एंड फ्रो ऑसिलेट कर रहे थे, मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर है, देखो क्रिस्टलीन सॉलिड। देखो एक्चुअली सॉलिड दो टाइप की हम आगे पढ़ेंगे, क्रिस्टलीन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आगे पढ़ने वाले हम इसको। तो क्रिस्टलीन सॉलिड में क्या होता है, वो सॉलिड होती है जिसकी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स जो होती है उसकी रेगुलर अरेंजमेंट होती है। क्रिस्टलीन सॉलिड में कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट रेगुलर होती है ना। जैसे मान लो यहाँ पर
इस तरह से रेगुलर अरेंजमेंट हो रही है ना, एक कोई रेगुलर अरेंजमेंट हो रही है, ठीक है, तो वो है क्रिस्टलीन सॉलिड। अब देखो अलग अलग अगर अरेंजमेंट्स करते हैं हम तो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ने वाले। अब कभी कभी क्या होता है, स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशंस आ जाती है, कुछ चेंजेस आ जाती है, ठीक है। वो चेंजेस क्यों आती है, दो रीजन है उसकी। या तो कुछ स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शंस हो जाती है, मतलब उसको अरेंजमेंट करने में कुछ कहीं पे इम्परफेक्शन होती है ना, कहीं उल्टा पुल्टा अरेंज हो गया। या नहीं तो कभी कभी क्या होता है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो जाती है, कभी कभी कुछ सॉलिड में कुछ इम्प्योरिटीज आ जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉपर्टी जो होता है वो मॉडिफाई हो जाता है ना। तो ये दो रीजन है मॉडिफिकेशन के, स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शन या प्रेजेंस ऑफ सम इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो ये था बेसिक, कुछ करने की नहीं है, बस यहाँ पर यही याद रखनी है कि सॉलिड की रिजिडिटी है, लिक्विड और गैस की फ्लूइडिटी है ना। ये दोनों जो फैक्टर्स है वो डिपेंड करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन सा है और बाइंडिंग फोर्सेस कैसी उन पार्टिकल्स के बीच में। दूसरा है, अगर हमें कोरिलेशन पता चल जाएगा स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी की, तो हम बहुत सारे नए नए मटेरियल बना सकते हैं, जैसे हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर हो गई, मैग्नेटिक मटेरियल हो गई, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हो गई, है ना। आजकल तो और भी एक यूज कर रहे हैं, कार्बन नैनो ट्यूब, नाम सुना होगा आपने, ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब्स। इससे हम कुछ ऐसे भी मटेरियल बना सकते हैं जो स्ट्रॉन्गर देन स्टील है, जो स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्गर देन स्टील, ठीक है। और वो एल्यूमिनियम से भी लाइटर होगा, बहुत हल्का होगा, लाइटर देन एल्यूमिनियम। और कंडक्टिविटी जो होगी उसकी कॉपर से भी ज्यादा होगी, है ना। हैव कंडक्टिविटी मोर देन कॉपर, कंडक्टिविटी मोर देन कॉपर, ठीक है, मोर देन कॉपर। तो इस तरह के हम लोग नए नए मटेरियल डिस्कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यही है कि कुछ कुछ प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाती है, स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है। क्यों, दो रीजन उसकी, या तो कुछ इम्परफेक्शंस हो जाते हैं स्ट्रक्चर के अरेंज करने में, या नहीं तो कभी कभी उसमें कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि जो सॉलिड है उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो उसको पढ़ने से पहले एक चीज याद रखना कि अगर आपको कोई भी गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर दिया है, ठीक है, एक कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर दिया है, ठीक है, तो उस टेम्परेचर और प्रेशर पे मैटर का कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, दो अपोजिंग फैक्टर। अपोजिंग फैक्टर क्यों बोल रहे हैं, है ना, वो मैं बताती हूँ। देखो दो फैक्टर वो कौन कौन से है, एक है थर्मल एनर्जी, ठीक है, गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो एक हो गई, एक फैक्टर है थर्मल एनर्जी और दूसरी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दो अपोजिंग फोर्स जो है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी, ये इससे डिपेंड करता है कि कौन सी मैटर की कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे, देखो अगर किसी मैटर को सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करना है, सॉलिड फॉर्म में रहना है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, थर्मल एनर्जी उसकी कम होनी चाहिए। देखो अगर एनर्जी कम होगी, पार्टिकल्स की अगर एनर्जी कम होती है तो ज्यादा मूव नहीं करेंगे, ठीक है, ज्यादा मूव नहीं करेंगे, एकदम पास पास में रहेंगे, ठीक है, थोड़े से स्टैटिक पोजीशन टाइप में रहेंगे। स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, आपको पता होगा एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है, तो ज्यादा मूवमेंट नहीं होगी। दूसरा चीज है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये अगर बढ़ जाएगी, है ना, अगर एनर्जी कम है तो और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो वो क्या होगी, ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, पास पास आ जाएंगे, है ना। जैसे ये पास पास आ जाएंगे, है ना, ये क्लोजली पैक हो जाएंगे, दे विल क्लिंग टू ईच अदर, एक दूसरे में चिपक जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो इससे क्या होगा, देखो तो ये कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, सॉलिड फॉर्म। तो सॉलिड फॉर्म के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि एनर्जी कम होनी चाहिए और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होनी चाहिए। एनर्जी कम होगी, मूव कम करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो
क्लिंग कर जाएंगे, मतलब एक दूसरे से चिपक जाएंगे, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो वही यहाँ पे दिया है, देख लो, डिपेंड अपॉन नेट इफेक्ट ऑफ टू अपोजिंग फोर्सेस, वन इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, है ना, जो जिसकी वजह से वो एटम मॉलिक्यूलर आयन जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्लोज रहते हैं एक दूसरे के, और दूसरा है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी की वजह से वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, है ना। तो जब टेम्परेचर कम रहेगा, लो टेम्परेचर कम पर क्या होगा, थर्मल एनर्जी भी कम होगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दे विल क्लिंग टू ईच अदर, मतलब एकदम पास पास आ जाएंगे, उनकी एक फिक्स पोजीशन हो जाएगी, है ना। वो सिर्फ अपने ही मेन पोजीशन पे ऑसिलेट करते रह जाएंगे और सॉलिड फॉर्म में रहेंगे। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है सॉलिड की, पहली है कि दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। सॉलिड की डेफिनेट मास होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, आप कितना भी प्रेशर लगा लो उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर मैं दो एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। एक कंटेनर यहाँ ले लो, है ना, यहाँ पे एकदम सॉलिड ले लो, तो सॉलिड की पूरी पैक्ड स्ट्रक्चर है ना। यहाँ पे आप एक पिस्टन ले लो, है ना, यहाँ पे आप कितना भी प्रेशर डाल लो, कितना भी प्रेशर डाल लो, यहाँ पर ये वॉल्यूम कुछ चेंज होगा क्या, नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर आप गैस ले लेते हो, गैस ले लो, गैस ले लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि बीच बीच में स्पेस है ना, तो अगर आप यहाँ पे फोर्स डालते हो, है ना, ये एक पिस्टन है ना, यहाँ पे आप प्रेशर लगाओगे तो ये क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन केस ऑफ गैस में बोल रही हूँ, ठीक है। सॉलिड में डिपेंड ही नहीं करेगा, है ना, तो ये एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो कहते हैं इसलिए इसका फिक्स वॉल्यूम और फिक्स शेप भी है। दूसरा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर शॉर्ट, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है ना, डिस्टेंस ना के बराबर, बहुत कम डिस्टेंस है, सब एकदम क्लोजली पैक्ड है ना। इसीलिए बोल सकते हैं यहाँ पर कि डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होगी, है ना, डेंसिटी भी ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि क्लोजली पैक्ड है मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम है, क्यों, क्योंकि फोर्स ज्यादा है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, तभी तो ज्यादा फोर्स है, इसीलिए तो वो एकदम पास पास में, है ना, देखो क्लिंग करके है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा है। दूसरी है ना, कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की फिक्स पोजीशन है, ऑलरेडी आप जान चुके हो, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है, ज्यादा मूव ही नहीं कर रहे, तो ऑफकोर्स पोजीशन तो क्या होगी, फिक्स होगी, सिर्फ अपने ही पोजीशन पे ऑसिलेट करते रहेंगे, है ना। और लास्ट वाला है इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, यहीं पे देख लो ना, आप कंप्रेस नहीं कर पा रहे, इनकम्प्रेसिबल है, रिजिड है, ठीक है। क्यों, क्योंकि बीच में स्पेस ही नहीं है, कितना भी यहाँ पे प्रेशर डालोगे दबाओगे वो नहीं होगा, ठीक है, कंप्रेस भी नहीं हो सकता, ठीक है, कंप्रेस नहीं कर सकते इसको, तो ये इनकम्प्रेसिबल है ना। नेक्स्ट है, अब लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, सॉलिड की दूसरी क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर सॉलिड्स को और दो वे में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक हो गई क्रिस्टलीन सॉलिड और दूसरी होती है एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। तो क्रिस्टलीन सॉलिड, देखो ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करें, मैं बताई थी कि सॉलिड्स में अलग अलग तरह से अरेंजमेंट्स होती है ना, तो उसकी किस तरह की ऑर्डर है अरेंजमेंट्स की, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, ठीक है। तो दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्डर, किस तरह से ऑर्डर है, रेगुलर ऑर्डर है कि इरेगुलर ऑर्डर है, ठीक है। अगर सॉलिड्स में रेगुलर ऑर्डर से की हुई है अरेंजमेंट, तो वहां पे वो किस तरह की होगी, क्रिस्टलीन होगी, है ना। और इरेगुलर अरेंजमेंट होती है तो वो क्या होगी, एमॉर्फस होगी, है ना। तो यहाँ पर वही देख लो, सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज क्रिस्टलीन और एमॉर्फस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन अरेंजमेंट of what, of their constituent particles। तो अब सबसे पहले देखो हम लोग क्रिस्टलीन सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्रिस्टलीन सॉलिड क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल से बने हैं, बहुत सारे स्मॉल क्रिस्टल से बने हैं, और हर क्रिस्टल्स की एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप है। देख लो, क्रिस्टलीन सॉलिड कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स, each of them having definite characteristic geometrical shape। हर क्रिस्टल की, छोटी छोटी क्रिस्टल की एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप है। एमॉर्फस में ऐसा नहीं है, एमॉर्फस जो है ये ग्रीक वर्ड से बना है, जिसका मतलब है नो फॉर्म, ठीक है। एमॉर्फस ये ग्रीक वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है नो फॉर्म, ठीक है। तो एमॉर्फस क्या है, ये बहुत इरेगुलर
इस अरेंजमेंट से बनी हुई है, क्रिस्टलिन में रेगुलर अरेंजमेंट से, है ना। तो देखो कोई भी क्रिस्टल में क्या होता है, कोई भी क्रिस्टल में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना, एटम मॉलिक्यूल आयन, उन सब की रेगुलर अरेंजमेंट है, वो सब एक ऑर्डर्ड वे में अरेंज है, ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर है उनकी अरेंजमेंट की। दूसरी चीज है कि क्रिस्टलिन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है कि मतलब क्या, कि जो रेगुलर अरेंजमेंट है वो पूरे क्रिस्टल तक है। आप क्रिस्टल के स्टार्टिंग में देखो रेगुलर अरेंजमेंट है, क्रिस्टल के एंड में जाओ वहां भी रेगुलर अरेंजमेंट है, पूरे थ्रू आउट ए क्रिस्टल रेगुलर अरेंजमेंट है। इसीलिए हम बोलते हैं क्रिस्टलिन सॉलिड है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्यों? क्योंकि रेगुलर पैटर्न जो है वो पूरे क्रिस्टल में रिपीट करता है, ठीक है, पीरियडिकली, है ना, पीरियडिकली ओवर द एंटायर क्रिस्टल, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या क्रिस्टलिन सॉलिड के, यहाँ पे देख लो सोडियम क्लोराइड हो गई और नेक्स्ट हो गई क्वार्ट्ज। दूसरी एमॉर्फस की मैं स्टार्ट कर चुकी ऑलरेडी, ठीक है। तो एमॉर्फस में क्या हो रहा है, यहाँ पे देख लो एमॉर्फस में क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की इरेगुलर शेप होती है ना, शेप रेगुलर नहीं है ना। क्रिस्टलिन में रेगुलर शेप हो रही थी, यहाँ पे देख लो इसकी रेगुलर शेप थी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की, यहाँ पर इरेगुलर शेप है, ठीक है। दूसरी क्या है, देखो यहाँ पर ऑलरेडी हम कर चुके, इसकी लॉन्ग रेंज ऑर्डर थी, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब रेगुलर अरेंजमेंट थ्रू आउट द क्रिस्टल था। यहाँ पे शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, रेगुलर अरेंजमेंट इज ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की सिर्फ शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो रही है, एमॉर्फस के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। दूसरी है देखो सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस पे ही रिपीट करा रेगुलर अरेंजमेंट, है ना। और वो जो अगर रेगुलर अरेंजमेंट है भी तो वो थोड़ी स्कैटर्ड है, मतलब कहीं पे थोड़ा एमॉर्फस में कहीं पे तो रेगुलर अरेंजमेंट हो रही है, लेकिन वो हर जगह नहीं, थोड़ी स्पेस में है, फिर हर बाकी जगह पे फिर से इरेगुलर हो जा रहा है ना, उस तरह से। तो इसलिए हम बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड की क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है ना, क्योंकि सब कुछ डिसऑर्डर्ड वे में है। एक दूसरी यहाँ पर देख लो आप, दो फिगर दिख रहा होगा आपको, ये है क्वार्ट्ज और एक देखो ये क्वार्ट्ज ग्लास। तो ये जो क्वार्ट्ज है, ठीक है, ये क्रिस्टलीन है, और क्वार्ट्ज ग्लास जो है ये एमॉर्फस है। क्यों क्रिस्टलीन की है क्वार्ट्ज, देखो क्रिस्टलीन क्वार्ट्ज में रेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है, प्रॉपर अरेंजमेंट है। एमॉर्फस में इरेगुलर अरेंजमेंट है ना, क्वार्ट्ज ग्लास क्या है, एमॉर्फस है। और भी एमॉर्फस के एग्जांपल क्या क्या है, जैसे ग्लास, रबर, प्लास्टिक्स, ये सारे एमॉर्फस सॉलिड्स के ही एग्जांपल्स है ना। क्योंकि यहाँ पे भी तो क्योंकि अरेंजमेंट जो है पार्टिकल्स की वो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर से, है ना। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी, क्रिस्टलीन में रेगुलर अरेंजमेंट है, एमॉर्फस में इरेगुलर अरेंजमेंट है। क्रिस्टलीन सॉलिड में क्या हो रहा है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब रेगुलर अरेंजमेंट इज रिपीटिंग ओवर द एंटायर क्रिस्टल, है ना। एमॉर्फस में क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। दूसरी एग्जांपल्स आपको याद रखनी है ना। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज क्रिस्टलीन सॉलिड की, जैसे क्रिस्टलीन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलीन सॉलिड की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत शार्प होती है ना, मतलब एक प्रॉपर फिक्स पॉइंट पे वो मेल्ट हो जाएगा। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड्स की मेल्टिंग पॉइंट एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती है, दे मेल्ट ओवर अ एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में धीरे धीरे मेल्ट होते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलीन सॉलिड्स है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, एमॉर्फस सॉलिड्स का क्या है, दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, है ना। और एमॉर्फस सॉलिड को हम क्या करते हैं, अलग अलग शेप में माउल्ट कर सकते हैं, अलग अलग शेप में बना सकते हैं, क्रिस्टलीन को नहीं, ठीक है। अब देखो, अब कभी कभी क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड को पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज पे हम क्रिस्टलीन सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। और खुद से भी हो जाता है, जैसे अगर आप कोई बहुत एंशियंट बिल्डिंग में जाते हो, वहां की विंडोज की जो ग्लासेस है देखना, वो थोड़े थोड़े व्हाइट कलर के हो जाते हैं, दे अपीयर मिल्की इन कलर, ठीक है, दे हैव मिल्की अपीयरेंस। तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो जो ग्लास एमॉर्फस सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, धीरे धीरे क्रिस्टलाइज होने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए हम उसे, और एक और चीज ये होती है कि वो धीरे धीरे फ्लो करता है, ग्लास जो है, आपको बिलीव नहीं होगा पर ये धीरे धीरे क्या होता है, फ्लो होता है ना। इसीलिए ऊपर के जो पार्ट है, टॉप पार्ट ऑफ ग्लास, वो थोड़ा थिन रहेगा, पतला रहेगा, और नीचे का पार्ट जो है बॉटम एंड, वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है,
क्योंकि अमॉर्फस सॉलिड की टेंडेंसी है फ्लो करने की, बहुत स्लोली वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, समझे। दो चीज हो गया, मिल्की अपीयरेंस की हो जाती है क्योंकि कुछ क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है ना ग्लास में, और दूसरी है वो धीरे धीरे फ्लो करते हैं, उनकी टेंडेंसी फ्लो करने की बहुत स्लोली, है ना, बहुत साल लग जाते हैं। इसीलिए अमॉर्फस सॉलिड को दो और नाम दिया गया है, स्यूडो सॉलिड या सुपर कोल्ड लिक्विड, समझे। अमॉर्फस को दो और नाम से भी बोलते हैं। तो ये वहीं पे एग्जांपल दिया हुआ है, जो विंडो पेन आप देखोगे, ठीक है, ओल्ड बिल्डिंग का, तो ये क्या हो जाता है, स्लाइटली थिकर एट दी बॉटम, नीचे थोड़ा मोटा हो जाएगा, है ना, और ऊपर तो क्या होगा, पतला रहेगा, है ना। क्यों, क्योंकि जो ग्लास है वो ग्रेजुअली फ्लो करता जाता है, बहुत धीरे धीरे फ्लो करता रहता है ना, और नीचे मोटा हो जाता है, वो निकल निकल मतलब नीचे वो फ्लो कर करके मोटा हो जाता है। तो अब नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी, दो स्पेशल प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक होती है आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी और दूसरी होती है एनाइसोट्रोपिक, ठीक है। तो ये आपको एकदम अच्छे से याद रखनी है कि जो आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी किसकी होती है, ये अमॉर्फस सॉलिड की होती है ना। अमॉर्फस सॉलिड और आइसोट्रोपिक इन नेचर, है ना, अमॉर्फस सॉलिड और आइसोट्रोपिक, और क्रिस्टलीन सॉलिड जो होते हैं वो एनाइसोट्रोपिक होते हैं, ठीक है। अब ये है क्या, पहले देख लो। कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है जैसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। ये सब प्रॉपर्टी को अगर आप अमॉर्फस सॉलिड में मेजर करोगे, अलग अलग डायरेक्शन में जाके, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, ठीक है, वर्टिकल जाओ, हॉरिजॉन्टल जाओ, किसी भी डायरेक्शन में जाओ, आपको सेम वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। तो वैसे प्रॉपर्टीज को हम लोग आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, और अमॉर्फस क्या है, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी का होता है ना, आइसोट्रोपिक नेचर की होती है अमॉर्फस सॉलिड्स। आप अमॉर्फस सॉलिड में किसी भी डायरेक्शन में मेजर कर लो कुछ प्रॉपर्टीज को, आपको सेम वैल्यू मिलेगी। लेकिन क्रिस्टलीन सॉलिड में एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब आप कुछ प्रॉपर्टी, जैसे आप डिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही ले लो, अगर आप मेजर कर रहे हो एक डायरेक्शन में, ये देखो यहाँ पे क्रिस्टलीन सॉलिड है, एनाइसोट्रोपिक क्यों है, क्योंकि यहाँ देख लो ये रेगुलर अरेंजमेंट है, देखो स्मॉल डॉट्स और लार्ज डॉट्स की दिख रही होगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए बी डायरेक्शन में देखो अरेंजमेंट कैसे है, देखो सारे छोटे छोटे डॉट्स है, यहाँ पे दिख रहा है, छोटे छोटे डॉट्स है। तो अगर ए बी डायरेक्शन में आप कुछ मेजरमेंट कर रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर रहे हो, क्या वैल्यू है इसकी, तो आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, है ना। लेकिन अगर आप सीडी डायरेक्शन में मेजर करें तो यहाँ पे देखो अलग अरेंजमेंट है, भले ही दोनों में ऑर्डर्ड है, देखो, लेकिन इस डायरेक्शन में अरेंजमेंट कैसे होती है, देखो बड़े डॉट और छोटे डॉट के अरेंजमेंट से। तो ऑफकोर्स आप यहाँ पे मेजर करोगे जब भी कोई भी प्रॉपर्टी जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अलग वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो क्रिस्टलीन सॉलिड क्या है, एनाइसोट्रोपिक। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, बच्चे उल्टे लिख देते हैं, ठीक है। तो याद रखना, सी ए क्रिस्टलीन एनाइसोट्रोपिक है, और ए आई अमॉर्फस आइसोट्रोपिक है ना, CAI। चलो, तो ये हमेशा याद रखना, क्रिस्टलीन सॉलिड और एनाइसोट्रोपिक, क्यों, क्योंकि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गई, दे हैव डिफरेंट वैल्यूज व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में मेजर करोगे, है ना। तो आपको सेम क्रिस्टल में अलग डायरेक्शन मेजर करोगे तो आपको अलग अलग वैल्यूज मिल जाएगी, क्यों, क्योंकि अलग अलग अरेंजमेंट्स है ना, क्रिस्टलिन की, सॉलिड की। दूसरी तरफ, है ना, डिफरेंट अरेंजमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब सोचोगे ये तो ठीक है, लेकिन अमॉर्फस में तो कोई अरेंजमेंट रेगुलर है नहीं, फिर कैसे सेम हो गई। तो अमॉर्फस में क्या, बहुत इरेगुलर अरेंजमेंट है, कहीं भी कुछ भी ऐसे है, पूरे स्कैटर्ड अरेंजमेंट है ना, पूरी इरेगुलर अरेंजमेंट है। तो क्या होता है ना, जब इरेगुलर अरेंजमेंट आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या कर लेते हो, इक्विवेलेंट मान लेते हो कि हम किसी भी डायरेक्शन में मेजर करेंगे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कहीं भी, तो आपको सेम वैल्यू ही मिलेगा, है ना, आप इक्विवेलेंट मान लेते हो। तो इसीलिए हम बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड है आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, है ना, दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। यहाँ पे देख लो, अमॉर्फस सॉलिड्स है आइसोट्रोपिक इन नेचर, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है, अरेंजमेंट इरेगुलर है सारे डायरेक्शन में, है ना। इसीलिए हम इक्विवेलेंट मान लेते हैं, इक्विवेलेंट किस कहीं भी ले लो सेम ही होगा। आप एक बहुत बड़े कोई एक कहीं पे मेला लगा हुआ है, मान लो, बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग स्कैटर्ड है, ठीक है, तो आप मान लेते हो कि दिमाग नहीं खराब करनी, बस किसी भी डायरेक्शन में आप कुछ एक मेजरमेंट कर रहे हो, सेम ही होगा, सेम ही मान लो, है ना। तो यहाँ पे सेम मान लेते हैं, है ना, मैं ऐसे ही बस।
चलो, तो अब नेक्स्ट हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस पढ़ते हैं क्रिस्टलिन और एमॉर्फस की। तो पहला होगी शेप के बेसिस में, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि क्रिस्टलिन की कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है, फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप हो गई। एमॉर्फस की क्या है, इरेगुलर शेप होगी। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलिन सॉलिड मेल्ट एट अ शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। क्रिस्टलिन सॉलिड एक टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। एमॉर्फस का नहीं है, ये एकदम धीरे धीरे एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे सॉफ्ट होता है ना। ये जो मेल्टिंग पॉइंट वगैरह, ये इसको हम मेजर करते हैं, एक डिवाइस है डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर, उससे हम मेजर करते हैं। तो हमें पता चला कि इसकी फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है, एक शार्प और कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर पे ये मेल्ट होता है, एमॉर्फस नहीं होता वैसे, ठीक है। और इवन अगर आप कूलिंग ग्राफ बनाओगे कभी क्रिस्टलिन सॉलिड का, तो देखना उसका ग्राफ इस तरह से दिखेगा आपको। यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर वाई एक्सिस पे ले लोगे और यहाँ पे टाइम ले लो एक्स एक्सिस पे, तो कूलिंग ग्राफ क्रिस्टलिन सॉलिड का कुछ ऐसा बनता है। वहीं एमॉर्फस का क्या है, थोड़ा फिगर अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये वाली है ना। एमॉर्फस का क्या होता है, एकदम रेंज ऑफ टेम्परेचर पे इस तरह से आपको ग्राफ निकल के आएगा कूलिंग करने पे, ठीक है। दूसरी है क्लीवेज प्रॉपर्टी। अगर आप क्रिस्टलिन सॉलिड को कट करते हो, किसी शार्प टूल से कट करोगे, तो आपको जो दो सरफेस आएगा उसके क्या होगी, वो बहुत प्लेन और स्मूथ होगी, है ना। कोई इरेगुलरिटीज नहीं होगी उसके सरफेस पे, है ना, बहुत प्लेन और स्मूथ सरफेस मिलेगा। तो व्हेनेवर वी कट अ क्रिस्टलिन सॉलिड बाय शार्प एज टूल, है ना, वो दो टुकड़े में बट जाएंगे और नया सरफेस जो भी बनेगा वो बहुत प्लेन और स्मूथ होगा। एमॉर्फस में ऐसा नहीं है। एमॉर्फस सॉलिड को आप कोई बहुत धारदार टूल से कट करते हो, है ना, शार्प एज टूल से कट करते हो, तो जो भी दो पीस बनेगी उसकी बहुत इरेगुलर सरफेस होगी। नेक्स्ट है हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। तो क्रिस्टलिन सॉलिड की अगेन डेफिनिट और कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन है। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आप पढ़े होंगे हीट ऑफ फ्यूजन कैसे निकालते हैं ना। यहाँ पे एमॉर्फस सॉलिड की क्या है, डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होती है। एनाइसोट्रॉपी ऑलरेडी पढ़ चुके। क्रिस्टलिन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक है, CAI। एमॉर्फस क्या है, आइसोट्रॉपिक। CA क्रिस्टलिन एनाइसोट्रॉपिक, एमॉर्फस आइसोट्रॉपिक है। नेक्स्ट है नेचर। क्रिस्टलिन सॉलिड को ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं, है ना। एमॉर्फस को स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। क्यों स्यूडो सॉलिड बोलते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे उसकी टेंडेंसी होती है ना लिक्विड फॉर्म में आने की, मतलब धीरे धीरे वो फ्लो करते हैं। देखिए ग्लास का एग्जांपल बताई थी ना, धीरे धीरे वो फ्लो करते हैं, इसलिए नीचे का एंड जो होता है मोटा हो जाता है, ऊपर का थोड़ा पतला रहता है, या सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, यहाँ पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, एमॉर्फस सॉलिड में क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। तो एमॉर्फस सॉलिड बहुत यूजफुल मटेरियल है। बाकी एग्जांपल्स भी ग्लास, रबर, प्लास्टिक, है ना, बहुत इंपॉर्टेंस हमारे डेली लाइफ में। एमॉर्फस सिलिकॉन जैसे फोटोवोल्टेइक मटेरियल के वे में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गई, देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, टेक्स्ट क्वेश्चंस। यहाँ पर सॉलिड्स रिजिड क्यों होते हैं, क्योंकि इसकी जो पार्टिकल्स होती है उसकी फिक्स पोजीशन होती है, ठीक है। पार्टिकल्स ज्यादा मूव नहीं कर सकते, फिक्स पोजीशन होगी, तो इसीलिए क्या होंगे, वो रिजिड होंगे थोड़े। वाई आर सॉलिड रिजिड, बिकॉज द कॉन्स्टेंट पार्टिकल हैव फिक्स पोजीशन, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर, दे ओनली ऑसिलेट फ्रॉम इन देयर मीन पोजीशन, वो सिर्फ अपने ही मीन पोजीशन पे ऑसिलेट होते रहते हैं। दूसरा है वाई डू सॉलिड हैव डेफिनिट वॉल्यूम। डेफिनिट वॉल्यूम क्यों है, क्योंकि अगेन वही रीजन है, रिजिडिटी। सॉलिड्स है हैविंग रिजिडिटी, है ना, सॉलिड्स रिजिड होते हैं। सो यू कैन नॉट चेंज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाय अप्लाइंग प्रेशर। कितना भी प्रेशर कर लगा लो चेंज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, दे आर क्लोजली पैक्ड, देयर इज नो स्पेस बिटवीन देम, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस तो बहुत ही कम है, तो इसीलिए डेफिनेट वॉल्यूम है ना। दूसरा क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एमॉर्फस और क्रिस्टलिन सॉलिड। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, है ना, ये जो यहाँ पर पॉलीयूरेथेन, नैप्थलीन, बेंजोइक एसिड, इसमें कौन से क्रिस्टलिन है और कौन से एमॉर्फस है। तो यहाँ पे देख लो क्रिस्टलिन सॉलिड कौन कौन से होंगे। क्रिस्टलिन सॉलिड है, नैप्थलीन क्रिस्टलिन है, नैप्थलीन इज अ क्रिस्टलिन सॉलिड। बेंजोइक एसिड भी क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, है ना, बेंजोइक एसिड क्रिस्टलिन सॉलिड है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट देख लो, ये भी क्रिस्टलिन है ना। नैप्थलीन हो गई, बेंजोइक एसिड हो गई, पोटेशियम नाइट्रेट, हाँ ये कॉपर, ये भी क्रिस्टलिन हो गई। और बाकी सारे क्या होते हैं यहाँ पर, बाकी सारे एमॉर्फस है। पॉली, इन सबको छोड़ के, ये चारों को छोड़ के बाकी सारे, पॉलीयूरेथेन एमॉर्फस है, टेफ्लॉन एमॉर्फस है, सेलोफेन एमॉर्फस है,
पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी एमोर्फस है, फाइबर ग्लास एमोर्फस ऑफ कोर्स, ठीक है। व्हाई इज ग्लास कंसीडर अ सुपर कूल्ड लिक्विड, अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि ग्लास की टेंडेंसी क्या होती है, वो स्लोली फ्लो करने की, है ना, तो वो धीरे धीरे फ्लो करता है, इसीलिए वो नीचे का एंड जो होता है वो थोड़ा सा थिक हो जाता है, बॉटम एंड बिकम्स थिकर देन द टॉप एंड, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हम मेजर करते हैं, ठीक है, तो ये सेम वैल्यू हो रही है डिफरेंट डायरेक्शन में, तो किस टाइप की सॉलिड होगी, ऑफ कोर्स एमोर्फस होगी, ठीक है। एमोर्फस सॉलिड में ही ना आप किसी भी डायरेक्शन में मेजर कर लो आपको सेम वैल्यू मिलेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, क्यों, क्योंकि एमोर्फस सॉलिड क्या होती है, आइसोट्रोपिक नेचर की होती है। क्लीवेज प्रॉपर्टी होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर एमोर्फस सॉलिड को कट करते हो, देखो ना अभी पढ़े ना, तो वो दो पीस जो मिलेगी उसकी इरेगुलर सरफेस होगी, ठीक है। तो ये खत्म होता है, हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं।